हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स प्लस जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और 50 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। इस तरीके के आपके 1000 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। 2023 के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, 2022 के भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कई वर्षों तक पूछे जाते रहते हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हैं ये, इनको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इस तरीके की 3 वीडियो आ चुकी हैं, ये वीडियो आपका पार्ट 4 है इस तरीके के वीडियोस का। तो चैनल को इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, फैक्ट स्टडी को, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है, कहाँ के मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश किया गया? अब ये कोई क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं कि वर्ष 2023 में ये इंफॉर्मेशन आई तो सिर्फ 2023 के एग्जाम में पूछा जाए, ये आगामी वर्ष में पूछा जाता रहेगा। इसी तरीके के आगे भी क्वेश्चन है ये। तो ये जो मंदिर है केरल का मंदिर है। केरल के मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए एक रोबोटिक हाथी पेश किया गया। केरल के त्रिशूर जिले के इरजिंदापिल्ली में श्री कृष्ण मंदिर में यहां पर ये रोबोटिक हाथी पेश किया गया। ऐसा हुआ था, बताया जाता है यहाँ के अधिकारियों ने इस तरीके की अपनी एक प्रतिज्ञा ली थी कि जीवित जानवरों का इस तरीके के अनुष्ठान कर्तव्यों में कोई उपयोग नहीं किया जाएगा, इससे कि उनको हर्ट होता है जीवित जानवरों को। इसके लिए उन्होंने एक रोबोटिक हाथी पेश किया जो कि केरल में पहली बार या हमारे भारत देश में इस तरीके का पहला मामला इस तरीके का था। केरल से जुड़ा हुआ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केरल हाईकोर्ट में क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित किया गया और ऐसा करने वाला भारत देश का पहला हाईकोर्ट बना केरल हाईकोर्ट। क्योंकि सभी हाईकोर्ट या जो भी सुप्रीम कोर्ट है इंग्लिश भाषा में अपने जजमेंट देते हैं, लेकिन केरल हाईकोर्ट ने पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपना जजमेंट या निर्णय प्रकाशित किया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, आपको ध्यान रखने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? नासा ने निकोला फोक्स को पहली बार एजेंसी ने विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया, यानी कि नासा की पहली महिला बन गई निकोला फोक्स जो कि विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त हुई। ये जो आपको इमेज में दिख रही है यही है निकोला फोक्स। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। नासा के बारे में तो आपको पता है 1958 में इसकी स्थापना हुई है। वाशिंगटन डीसी में इसका जो है हेडक्वार्टर है। वर्तमान में बिल नेल्सन इसके प्रमुख हैं। ये सब जानकारी ध्यान रखनी है क्योंकि इस तरीके का 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम्स में बनता रहता है। नासा का हेडक्वार्टर पूछ ले या कुछ भी, तो ध्यान रखिएगा। एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस कहां आयोजित हुई? तो एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस का आयोजन श्रीनगर में हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के द्वारा ये एशिया की पहली सबसे लंबी अल्ट्रा साइकिल रेस का आयोजन श्रीनगर में किया गया। किस देश में दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया गया? अब देखिए, ये क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाता रहेगा कि दुनिया का पहला बांस बैरियर किस देश में लगाया गया। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जिस वर्ष ये आई करंट अफेयर्स उसी वर्ष के एग्जाम में पूछा जाए। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को हमने सेलेक्ट किया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि अरे 2022 का क्वेश्चन पूछ लिया गया, 2023 का पूछ लिया गया। तो इसलिए आपका रिविजन भी जरूरी है और साथ में आप अगर पढ़ते रहते हैं, ध्यान रखते हैं, तो ये बता सकते हैं आपके 50 में से कितने प्रश्नों के आंसर आपको स्वतः आ रहे थे, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। इस तरीके से लास्ट में कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर बहुत से स्टूडेंट्स को पता होगा किस देश ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया था। तो ये अपने प्यारे देश भारत ने लगाया था। जैसा कि आपको पता है, दुग्ध उत्पादन में भी दुनिया में नंबर 1 पर है भारत। अंडर 19 वुमेन्स का जो वर्ल्ड कप हुआ T20 का, वो भी भारत ने जीता। श्रीलंका के रेड पुनर्गठन कार्यक्रम को समर्थन देने वाला पहला देश भी भारत बना। तो इस तरीके से ये सब पॉइंट हैं जिनको आप रिवीजन करते रहेंगे उतना ही ध्यान रहेंगे। करंट अफेयर्स का पोर्शन हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका तरीका यही है, बार बार ये आपको रिवीजन करते रहें, आपकी आंखों के सामने से ये सब प्रश्न आते रहें या देखते रहें इस तरीके से। और डेली करंट अफेयर्स आप देखा कीजिए नेक्स्ट एग्जाम चैनल पर। 15 मिनट का वीडियो आता है। 24 घंटे में आपको 15 मिनट तो निकालने ही है। तभी आप 24 घंटे में 15 मिनट भी नहीं निकाल सकते तो फिर कैसे करेंगे? तो उसको डेली देखा कीजिए। पूरे दिन में आप 15 मिनट जरूर निकाले कीजिए नेक्स्ट एग्जाम पर जो डेली वीडियो अपलोड होती है। संन्यास के 10 साल बाद वानखेड़े में किस खिलाड़ी की आदमकद प्रतिमा लगाई गई? तो संन्यास के 10 साल बाद सचिन तेंदुलकर की वानखेड़े, जो कि महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है ये स्टेडियम, इसमें ये प्रतिमा लगाई गई है सचिन तेंदुलकर की। वानखेड़े स्टेडियम में इनका गृहनगर भी है सचिन तेंदुलकर का। 2011 का जो वर्ल्ड कप जीता था उसमें शामिल भी थे सचिन तेंदुलकर जी। भारत के पहले खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त किया गया है। सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। तो इस तरीके की इनकी ये प्रतिमा है, इनके सम्मान में वानखेड़े स्टेडियम में लगाई है। बहुत कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां सचिन
तेंदुलकर जी के नाम दर्ज हैं, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया? इस मिशन का नाम क्या है? हर पेमेंट डिजिटल मिशन, जो कि आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। काफी इंपॉर्टेंट मिशन है, ध्यान रखना है। ये देखिए इमेज है जब ये मिशन लॉन्च किया गया था, हर पेमेंट डिजिटल मिशन। ये शक्तिकांत दास जी हैं जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 6 मार्च 2023 को यह मिशन हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया था। इस मिशन का मकसद है कि हर भारतीय डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल करे। इस मिशन के तहत ही आरबीआई ने 75 गांवों को गोद भी लेकर इन गांवों को डिजिटल भुगतान के लिए तैयार करने का कार्यक्रम भी शुरू किया। तो पूछा जा सकता है, हर पेमेंट डिजिटल मिशन के तहत आरबीआई ने कितने गांवों को गोद लिया उनको डिजिटल भुगतान के लिए तैयार करने के लिए? तो 75 गांवों को गोद लिया। ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। किस देश में छिपकली की नई प्रजाति फाइलोरस फ्रोम्बिएटस खोजी गई? तो ये फाइलोरस फ्रोम्बिएटस एक छिपकली की प्रजाति है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा। और ये खोजी गई है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइलोरस फ्रोम्बिएटस किसकी प्रजाति है? तो ये आपको पता होना चाहिए, छिपकली की प्रजाति है। घुमा फिरा के किसी भी तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए ये पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलिया का डीकन विश्वविद्यालय गुजरात के गिफ्ट शहर में अपना परिसर स्थापित करेगा। जासूसी चिंताओं को लेकर ऑस्ट्रेलिया अपने कार्यालयों में से जो है चीनी कैमरे, मेड इन चाइना, जो भी इनके यहाँ पर सीसीटीवी या कैमरेज हैं, उनको हटाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा पहले ही की हुई है। ऑस्ट्रेलिया की एक महिला क्रिकेटर हैं बेलिंडा क्लार्क। इन्होंने स्वयं की ही मूर्ति का अनावरण किया हुआ है। तो बेलिंडा क्लार्क किस देश की खिलाड़ी हैं, इस तरीके से पूछा जाएगा। किस खेल से संबंधित है, इस तरीके से पॉइंट बनेंगे, क्योंकि ये काफी चर्चित रही हैं बेलिंडा क्लार्क, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। वीना नायर जो भारतीय मूल की हैं, ऑस्ट्रेलिया में इनको प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर की सूची में सूचीबद्ध किया गया। इसरो को भारत और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निशार, आपको ध्यान रखना है, ये निशार उपग्रह मिला? तो भारत और अमेरिका के नासा द्वारा यह विकसित किया गया है निशार उपग्रह। तो ये इसरो को सौंपा गया है। विशेष तौर पर ये पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित उपग्रह है, निशार उपग्रह, और नासा और इसरो से मिलकर ही इसका नाम निशार बना है। काफी इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम में 100% इससे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि ये पॉइंट हमने ऐड किए, निशार पृथ्वी की भूमि की सतह पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की निगरानी और समझने में मदद करेगा, जिसमें पिघलते ग्लेशियर, समुद्र के स्तर में वृद्धि और कार्बन भंडारण में परिवर्तन शामिल है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए निशार का संबंध या मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इससे आप आसानी से कर ले जाएंगे। इसरो से संबंधित जानकारी आपको पता होनी चाहिए। एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। संस्थापक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई जी। और इन नासा के बारे में हमने आपको बता ही दिया, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, अभी भी पूछा जाता है कई एग्जाम्स में, और बहुत से स्टूडेंट्स का ये इस तरीके के क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन गलत होना तो ये मतलब महापाप है, आप समझ लीजिए। ये क्वेश्चन गलत होने नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि बार बार आपको बताए भी इसलिए जाते हैं। ये तो पक्के बने बनाए नंबर होते हैं। स्थापना इसकी 29 जुलाई 1958 को हुई है। बिल नेल्सन इसके वर्तमान में प्रभाव शासक हैं। किस राज्य की कैबिनेट ने नई खेल नीति को मंजूरी दी? तो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति की मंजूरी दी हुई है। उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए पॉइंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया। पूछा जाएगा फैमिली आईडी पोर्टल किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। ये 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस होता है। कई एग्जाम में पूछा गया। यूपी के एग्जाम्स में विशेष तौर पर पूछा जाता है, जैसे यूपी लेखपाल हो गया, यूपी पुलिस हो गया। री एग्जाम होना है, उसमें यूपी से संबंधित इंफॉर्मेशन, अभी जो एग्जाम हुआ था आउट हो गया, उसमें भी कई बार पूछी गई थी, और अब री एग्जाम होगा उसमें भी इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। आप देखेंगे 2023 से काफी क्वेश्चन उठाए जाएंगे उसमें, क्योंकि वो 2023 में नोटिफिकेशन उसका जारी हुआ था। आप देखने को मिलेंगे, आप जब पेपर देंगे तब आप कहेंगे ये बात बिल्कुल सही थी। उत्तर प्रदेश सरकार प्रकृति और 25 महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी कर चुकी है 2023 में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने लड़कियों के लिए एक आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया है। तो पूछा जाएगा आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम किस सरकार के द्वारा या किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया? तो इस तरीके से ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया।
क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है कि जब गोरखपुर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था गोरखपुर में दुनिया का, आपको मालूम होना चाहिए 1.3 किलोमीटर का, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता था कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पर है, तो गोरखपुर था। लेकिन अब गोरखपुर दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। कर्नाटक राज्य का श्री सिद्धिरुद्रा रेलवे स्टेशन जो कि 1500 मीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर का है, जो कि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन चुका है। ये इमेज देख रहे हैं उस टाइम की है जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बनकर तैयार हो गया था, इसका इनॉग्रेशन किया था। तो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म हुबली यानी कि कर्नाटक में है, जिसका नाम है डॉक्टर श्री सिद्धिरुद्रा रेलवे स्टेशन, जो कि 1500 मीटर का है। तो दूसरे नंबर पर पहुंच गया है गोरखपुर। उत्तर प्रदेश का अभी भी यही है, पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, तो आपको ध्यान रखना है गोरखपुर प्लेटफॉर्म। तीसरे नंबर पर केरल राज्य का कोल्लम जंक्शन है, जो कि 1.1 किलोमीटर का है। इस तरीके से ध्यान रखिएगा। किस मंत्रालय द्वारा प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की गई? ये भी पूछ लिए जाते हैं, योजनाओं से संबंधित या कुछ प्रोग्राम से संबंधित क्वेश्चन किस मंत्रालय से अधीन है या किस मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो ये प्रेरणा प्रोग्राम शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया गया है, विशेष तौर पर शिक्षा से संबंधित भी है, शिक्षा की जागरूकता से संबंधित, और एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर आधारित है। इस तरीके से ये ध्यान रखना है। पुस्तक जिसका नाम है एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक का नाम ध्यान रखिए, एंगर मैनेजमेंट। ये पुस्तक लिखी गई है अजय बिसारिया के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अजय बिसारिया पूर्व में पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रह चुके हैं। इन्होंने भारत पाकिस्तान के संबंध पर यह पुस्तक लिखी है, एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसमें विशेष तौर पर इन्होंने बालकोट स्ट्राइक जो हुई थी, एयर स्ट्राइक, पुलवामा हमला जो हुआ था, धारा 370 जो खत्म की गई, इन सब महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र किया है। तो पूछा जा सकता है इन घटनाओं से भी रिलेटेड कि इस पुस्तक में किन घटनाओं का जिक्र है। ये जो आपके इमेज में दिख रहे हैं यही हैं अजय बिसारिया जी, इनके द्वारा ही ये पुस्तक लिखी गई है, एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अजय बिसारिया द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपके सभी एग्जाम के लिए, 100% किसी ना किसी एग्जाम में ये पुस्तक का नाम पूछा जाएगा। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 जीता? तो ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 जो जीता है सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर या ड्रामा के लिए, ओपेनहाइमर ने जीता है। और इसी फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म चुना गया है ऑस्कर के लिए भी। इसी फिल्म ओपेनहाइमर ने कई अवार्ड ऑस्कर में भी जीते और गोल्डन ग्लोब में भी जीते। ये ऐसे पुरस्कार हैं जो कई बार एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, ऑस्कर वाला भी और ये। और इसी फिल्म के अभिनेता हैं चिलन मर्फी, इन्होंने ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है और ऑस्कर में भी वो बेस्ट एक्टर रहे हैं। और इसी फिल्म के जो निर्देशक रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं, वो क्रिस्टोफर नोलन, इन्होंने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है ऑस्कर में भी और गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी। लिली ग्लेनस्टन गोल्डन ग्लोब अवार्ड में तो रही हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, लेकिन एमा स्टोन रही हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ऑस्कर के लिए। तो ये कुछ डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? तो भारत सरकार द्वारा भारत पार्क खोला जाएगा संयुक्त राज्य अरब अमीरात में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कुछ इस तरीके की इमारत बनेगी जो कि इमेज थी समाचारों में। इसमें भारत सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क बनाने की घोषणा की थी 2023 में। इस पार्क में भारतीय सामानों के शोरूम और गोदाम होंगे। इससे दुनिया के दूसरे देशों का भारतीय सामान खरीदने में आसानी होगी और भारतीय सामानों को भी ग्लोबल लेवल पर एक पहचान मिलेगी। यह पार्क बताया जा रहा है 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरीके की इमेजें आई थी उस टाइम। हो सकता है थोड़ा भिन्न भी हो, लेकिन इसी तरीके की भव्य होगी इमारत जब संयुक्त अरब अमीरात में भारत सरकार के द्वारा बनाई जा रही है, जहां पर भारत सरकार के प्रोडक्ट्स रखे जाएंगे, स्टोर भी किए जाएंगे, उनको एक पहचान मिलेगी। हाल ही में भारत की सुचेता सतीश ने किस क्षेत्र में गिनीज विश्व का रिकॉर्ड बनाया? तो ये सुचेता सतीश ये गायक हैं, इनके द्वारा संगीत में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, काफी लंबा गाना गाकर, काफी अलग अलग भाषाओं में। ये जो आपको इमेज में दिख रही हैं यही है सुचेता सतीश प्रकाश, इनका नाम है, केरल राज्य की हैं। 140 भाषाओं में गाना गाकर इन्होंने ये अनूठा कीर्तिमान स्थापित किया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता सर्बानंद सोनेवाला के द्वारा की गई।
जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही हैं सर्बानंद सोनोवाल। इनके द्वारा ही पहली अंतर्राज्यीय जो है देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता की गई है, फर्स्ट इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि जनवरी 2024 में आयोजित हुई है। अगर बात करें हम भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की, तो भारत सरकार के अंतर्गत आने वाला ये एक निकाय है। इसकी स्थापना 1986 में हुई है। मुख्यालय नोएडा में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष संजय बंदोपाध्याय हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस बैठक के उद्देश्य क्या थे, इनको आप एक बार जरूर पढ़िएगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है, क्योंकि थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछ लेता है। पूछ ले कि जो पहली बैठक हुई है अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की, इसके उद्देश्य क्या थे। तो ये बुनियादी ढांचे का विकास करना, जल परिवहन क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देना, देश में नदी क्रूज पर्यटन का विकास करना, कार्गो व्यापार के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देना, परिवहन की सुविधा और व्यापार गतिविधियों को बढ़ावा देना, नीली अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनने की दिशा में काम करना। नीली अर्थव्यवस्था किससे संबंधित होती है, कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाल क्रांति, नीली क्रांति, इस तरीके से ही। तो आपको बताना है नीली क्रांति का संबंध किससे है, किसके उत्पादन को बढ़ावा देने से, इस तरीके से है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी द्वारा कृष्णा गोदावरी बेसिन में पहली बार तेल उत्पादन शुरू किया गया। तो कृष्णा गोदावरी बेसिन में पहली बार तेल उत्पादन ओएनजीसी के द्वारा शुरू किया गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ओएनजीसी अपने आप में एक भारत सरकार का सरकारी स्वायत्त वाला निकाय है और एक महारत्ना कंपनी, मतलब महारत्ना वाला दर्जा इसको प्राप्त है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था महारत्ना, मिनी रत्ना, इन सब बारे में मैंने जानकारी दी थी आपको। तो ये महारत्ना में दर्जा है ओएनजीसी का। जैसे कि यहां पर ऐड किया है हमने, ओएनजीसी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी भारतीय कंपनी है। यह भारतीय घरेलू उत्पादन में लगभग 71% योगदान रखती है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 14 अगस्त 1956 को भारत सरकार में की गई थी, भारत सरकार के द्वारा। 1955 में ही पंडित नेहरू ने इसकी जो है आधारशिला रख दी थी, एक तरीके से नींव, शिलान्यास कर दिया था। 1994 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का एक निगम में रूपांतरित कर दिया गया था। तो यह आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुओं को अपनी राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है। तो हिम तेंदुआ किर्गिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक बना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके का होता है हिम तेंदुआ, काफी सुंदर जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहराय महापर्व का संबंध किस राज्य से है। ये आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन आते हैं, पूछ लिए जाते हैं, किसी राज्य का कोई पर्व पूछ लिया जाए। जैसे कि आपके नृत्य भी पूछे जाते हैं, कुचिपुड़ी हो गया आपका, और भी हो गए, कथक हो गया, ये सब आर्ट एंड कल्चर के पार्ट हैं। आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन भी सभी एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो ये इस तरीके से ये सब ध्यान रखने हैं। तो ये सोहराय पर्व का संबंध झारखंड राज्य से है, काफी इंपॉर्टेंट है। फसल कटाई के समय में मनाया जाने वाला ये सोहराय उत्सव है। यह त्योहार हिंदू महीने कार्तिक अक्टूबर नवंबर में अमावस्या को मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। झारखंड में आपको मालूम होना चाहिए चंपई सोरेन वहां के अभी मुख्यमंत्री हैं। जो हेमंत सोरेन थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन पर ईडी की जांच बैठ गई थी, फिर चंपई सोरेन बना दिए गए थे। ये क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो ये गुजरात में किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन। काफी विदेशी पर्यटन भी आते हैं यहां पर इस महोत्सव को देखने के लिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी युगांडा की राजधानी कंपाला में की गई है। ये आपको ध्यान रखना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये इससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन है। 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 ये 15 से 20 जनवरी 2024 को आयोजित किया गया युगांडा की राजधानी कंपाला में। इसकी जो थीम थी वो थी साझा वैश्विक समृद्धि के लिए गहरा सहयोग। साझा वैश्विक समृद्धि के लिए गहरा सहयोग थीम है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन की। इसकी अध्यक्षता युगांडा के राष्ट्रपति जनरल योवेरी कगुचा के द्वारा की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था इस सम्मेलन में, तो विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी के इसमें शामिल हुए थे भारत की ओर से। तो ये आपको ध्यान रखना है। यह आंदोलन पहली बार कब आयोजित किया गया था, 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। ये इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष शशि सिंह बनाए गए। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही हैं शशि सिंह।
चदुम्बी महोत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आर्ट कल्चर में पूछा जाएगा। तो ये चदुम्बी महोत्सव असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। आर्ट एंड कल्चर से 100% 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं आपके, चाहे टीचर से जुड़े हुए परीक्षाएं हो जाए, टेट सीटेट वगैरह, या फिर आपके और भी हैं जैसे एसएससी की जीडी परीक्षा, सीजीएल हो गई, या फिर और भी हैं पुलिस के एग्जाम हो गए। इन सब में आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन पूछा जा रहा है। तो ये चदुम्बी महोत्सव में इस तरीके से तैयार होकर यहाँ के लोग, असम वाले, अपना नृत्य करते हैं। जो भी इनकी जो परंपराएं हैं उस आधार पर इसको आयोजित किया जाता है। जैसे यहां पर हमने ऐड किया है, चदुम्बी महोत्सव असम के कामरूप जिले में चदुम्बी झील के किनारे मनाया जाता है। तो पूछ लिया जाए चदुम्बी झील किस राज्य में है, तो ये असम में है। एक वार्षिक उत्सव है। विशेष तौर पर इसका आदर्श वाक्य पूछा जा सकता है, पारिस्थितिकी तंत्र को बचाएं। और 2024 में ये 14वां चदुम्बी महोत्सव मनाया गया है, 1 जनवरी से 5 जनवरी तक। 2010 में पहला बार इसकी शुरुआत की गई थी। तो यह ध्यान रखना है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। किस राज्य का पूरा ब्रॉडगेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया? तो ये उत्तराखंड का किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। किस देश ने पनडुब्बी से दागी जाने वाली 2 रणनीतिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया? तो पनडुब्बी से दागी जाने वाली 2 रणनीतिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया। एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है जो अब वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जाने कितनी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया कि मतलब पहली महिला पायलट कौन है, जिनके द्वारा एशिया की पहली महिला पायलट का नाम बताइए जिन्होंने लोको पायलट बनी इस तरीके से, या ट्रेन का चलाने का संचालन किया इस तरीके से। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सुरेखा यादव, आपको नाम भी पता होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी ये सही है, ऑप्शन बी सुरेखा यादव। अब ये वंदे भारत ट्रेन का संचालन करती हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये साधारण ट्रेन में जब पहली महिला लोको पायलट बनी थी सुरेखा यादव जी, उस टाइम की तस्वीर है। अब ये लेटेस्ट तस्वीर है इनकी, वंदे भारत ट्रेन में ये संचालन करती हैं। ये क्वेश्चन 100% आगामी एग्जाम्स में आपको बनता रहेगा, और पहले भी कितनी बार बनता रहा है। CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन सा बना? तो ये डेनमार्क बना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहां स्थापित की जाएगी? भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला या मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, इस तरीके से ये क्वेश्चन है, बिहेवियर प्रयोगशाला। तो ये जयपुर में स्थापित की जाएगी, राजस्थान की राजधानी जयपुर में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि ये क्वेश्चन ऐड की है हमने इन्फॉर्मेशन, भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला हरीशचंद्र माथुर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर जयपुर के पटेल भवन में स्थापित होगी। यह प्रयोगशाला अत्याधुनिक तकनीक के साथ बनाई जा रही है। पहली बिहेवियरल लैब है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ शामिल होंगे और अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सहित नई तकनीक की मदद से मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। मानव व्यवहार से संबंधित प्रयोगशाला है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, सीडीपी में भी पूछा जा सकता है आपकी टेट सीटेट में, ये तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्पेस सूट की नई पीढ़ी का अनावरण किया है? तो ये स्पेस सूट की नई पीढ़ी का अनावरण नासा के द्वारा किया गया। पहले आपने स्पेस सूट देखा होगा व्हाइट कलर का होता था, लेकिन अब जो नया स्पेस सूट आया है, लॉन्च किया गया है नासा और एरोस्पेस कंपनी एक्सियोम के द्वारा, ये इस तरीके से है, ब्लैक प्लस ऑरेंज। ये एक्सियोम कंपनी के जो इंजीनियर हैं इनके द्वारा विकसित किया गया है, जेम्स स्टीम इनका नाम है, इनके द्वारा। तो अब आगामी जो आपकी अंतरिक्ष यात्राएं होंगी, जो भी जाएंगे, उनके द्वारा ये सूट पहने हुए आप देखेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल डमरू मध्य का सबसे तेजी से पार करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो सबसे तेजी से पार करने वाले में नाम आता है संपन्न रमेश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही है संपन्न रमेश। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला भारत देश का पहला राज्य पंजाब बना है। हाल ही में किस राज्य में 10वीं सदी का कन्नड़ संस्कृत में लिखा हुआ कदम्ब शिलालेख मिला है? 10वीं सदी का शिलालेख है जो कि कन्नड़ और संस्कृत भाषा इस पर लिखी हुई है। तो ये कदम्ब शिलालेख मिला है गोवा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इस तरीके का ये शिलालेख है जिसकी इमेज जारी हुई थी, 10वीं सदी का ये बताया जा रहा है कदम्ब शिलालेख, जिसमें संस्कृत और कन्नड़ भाषा लिखी हुई है। भारत में पहली बार मल्टी स्मार्ट बीच गेम्स का आयोजन कहां किया जा रहा है? भारत में पहली बार मल्टी स्मार्ट बीच गेम्स का आयोजन दादर नागर हवेली और दमन द्वीप में किया जा रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के तहत कितनी राशि को मंजूरी दी है?
तो पृथ्वी पर होने वाली जैसी प्राकृतिक घटनाएं हैं, भूकंप, बाढ़, सुनामी, इनका अध्ययन किया जा सके, पहले ही इनका अनुमान लगाया जा सके और होने वाली इनसे हानि से बचा जा सके, इससे संबंधित ये राशि जारी की गई है भारत सरकार के द्वारा। ये राशि है 4,797 करोड़। ऑप्शन पी इसका राइट आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं डाटा से रिलेटेड, किस बजट में कितना किसके लिए मिला। तो ये क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, लेकिन आप पढ़ते रहिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य के आदि केकर अदरक को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये आदि केकर अदरक जो है अरुणाचल प्रदेश की है, इसको ये जीआई टैग प्रदान किया गया। अभी हाल ही में 60 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग मिला है। ये आपको मालूम होना चाहिए, जिन उत्पादों को जीआई टैग मिल जाता है ग्लोबल लेवल पर उनका प्रचार हो जाता है, उनका निर्यात होने लगता है और काफी अच्छी उनकी इमेज बन जाती है। और ये 2 साल के लिए वैध होता है जीआई टैग, जहां तक मेरे ध्यान है। अगर मैं मिस्टेक कर रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने साल के लिए कोई जीआई टैग मिलता है तो उत्पाद के लिए वैलिड रहता है, या उसकी वैलिडिटी कितनी होती है। इस तरीके से सूर्य पृथ्वी कक्षा लैंग्वेज पॉइंट L1 में अंतरिक्ष यान स्थापित करने वाला भारत कौन से में नंबर का देश बन गया है? तो सूर्य पृथ्वी कक्षा लैंग्वेज पॉइंट L1 में अंतरिक्ष यान स्थापित करने वाला भारत 4थे नंबर का देश बन गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारत से पहले अमेरिका, यूरोप और चीन शायद इसमें स्थापित कर चुके हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए, जनवरी माह में मैंने आपको फैक्ट एनालिसिस के रूप में वीडियो दी थी। आदित्य L1 भारत का पहला सूर्य मिशन गया था जब, और इस L1 कक्षा में स्थापित हुआ था, तो बहुत अच्छे हर्षोल्लास के साथ न्यूज छपी थी सभी में, बहुत अच्छी बात थी, सभी देशवासियों के लिए गौरवान्वित करने वाला ये था क्षण। तो जैसे कि इसमें ऐड भी है, भारत, अमेरिका, यूरोप और चीन के बाद सूर्य पृथ्वी लैंग्रेजियन बिंदु या पॉइंट L1 की चारों ओर एक कक्षा में अंतरिक्ष यान स्थापित करने वाला 4थे नंबर का देश बन गया। भारत ने यह कारनामा 6 जनवरी 2024 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करके किया। यह L1 पॉइंट क्या है? ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि पृथ्वी और सूर्य दोनों ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण संतुलित रहता है इसकी कक्षा में। ये पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है ये L1 पॉइंट, और इसकी कक्षा में पृथ्वी और सूर्य दोनों का जो गुरुत्वाकर्षण बल का संतुलन है वो काफी अच्छा है। यहां पर कोई भी उपग्रह स्थापित किया जाता है तो वो काफी स्टेबल रहता है। यहीं पर आदित्य L1 को, जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत देश के द्वारा भेजा गया है, इसको स्थापित किया गया। और जब ये इस कक्षा में स्थापित हो गया था तो इस प्रयोग को सफल माना गया था और कहा गया था आदित्य L1 ने सूर्य को किया नमस्कार। इस तरीके से न्यूज चली थी, हेडलाइन बनी थी। उस पर वीडियो भी मैंने किया था, वो वीडियो नहीं देखा है तो देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो था। तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप मेल यानी कि पुरुषों का 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 का पहला चक्रवात अलवारो किस महासागर में आया था? तो ये हिंद महासागर में आया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 2024 का पहला चक्रवात भी ध्यान रखना है, अलवारो है। हाल ही में किसे एसीआई एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो ये विकासशील को किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही है विकासशील। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2024 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई? इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं, कोई रिपोर्ट होती है तो पूछा जाता है किस संगठन के द्वारा ये प्रकाशित की जा रही है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रकाशित की गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का सीईओ के रूप में संजीव अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही है संजीव अग्रवाल, जो कि नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के सीईओ बन गए हैं। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये सब क्वेश्चन आप बार बार जब रिवीजन करते रहेंगे तो आपको ध्यान रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का क्वेश्चन, चर्चित रेजुमेप या रेजुपेप तकनीक, रेजुपेप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस क्षेत्र में किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए। तो इस तकनीक का उपयोग जो किया जाता है, इस्तेमाल सड़क निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेजुपेप तकनीक का इस्तेमाल सड़क निर्माण में किया जाता है। पुरानी सड़कों के मटेरियल का उपयोग करके
नई सड़क बनाई जाती है उसी लेवल में बनाई जाती है, ऊंची करके नहीं बनाई जाती है। उस तकनीक को ही रिज पेव तकनीक कहते हैं। जैसे कि यहां पर हमने ऐड किया है, भारत के सबसे पुराने और प्रमुख सड़क अनुसंधान संगठन जो है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित की गई स्वदेशी तकनीक है रिज पेव तकनीक। इस तकनीक से पुरानी रोड को 60% मटेरियल दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, 60 से 70%। इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलती है, प्राकृतिक संशोधनों में बचा सकते हैं, साथ ही सड़क निर्माण में खर्च भी कम होता है। क्योंकि अब तक क्या होता था, इस रिज पेव तकनीक के अलावा सड़क बनाते थे तो एक सड़क पुरानी टूट फूट जाती थी, उसी के ऊपर नई लेयर डालते थे। नई लेयर जब डालते थे तो सड़क ऊंची होती जाती थी, आस पास उसके बनी हुई जो भी इमारतें वो नीची होती जाती थी, उनमें फिर पानी भरता था, तमाम चीजें होती थी। लेकिन इस रिज पेव तकनीक के माध्यम से उसी लेवल में सड़कें विकसित की जाती हैं, उसी पुरानी सड़क का मटेरियल पूरा इकट्ठा करके इस्तेमाल किया जाता है। अब भविष्य में ये टेक्नोलॉजी और इंप्रूव होगी, हो सकता है 100% उसका मटेरियल इस्तेमाल किया जा सके, तो ये अपने आप में अच्छी चीज है और इसमें लागत भी कम लगेगी, बचत भी होगी। इस तरीके की ये रिज पेव तकनीक है, सड़क निर्माण से रिलेटेड है। 100% आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है? तो ये जो खाता खोला गया है नोस्ट्रो, श्रीलंका में खोला गया। श्रीलंका से जुड़े हुए पॉइंट हैं, जैसे कि दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत जी, जिनकी मौत अपने आप में एक रहस्य बनकर रह गई। किस तरीके से एक इतना बड़े तीनों सेनाओं के प्रमुख के रूप में बिपिन रावत जी, उनका हेलीकॉप्टर कैसे हो जाता है, ये अपने आप में बहुत शंका वाली चीज थी। इनके सम्मान में श्रीलंका में के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में एक घंटी लगाई गई है। भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत श्रीलंका को 50 बसें भी प्रदान की हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी श्रीलंका करने वाला है। श्रीलंका के उपन्यासकार सेहन करुणतालिका के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है। भारत ऋण देगा ही अपने पड़ोसी देशों के, क्योंकि चीन अपने भारत के पड़ोसी जितने भी देश हैं उन सबको कुछ न कुछ देके अपने कब्जे में करना चाहता है, जो कि भारत के लिए नुकसानदायक है। मालदीव को तो उसने किस तरीके से भ्रमा कर ही रखा है, जैसे कि मोइजू हर समय भारत विरोध में आ गया है, तो ये गड़बड़ है। इस तो भारत के पड़ोसी भारत के साथ रहें, ये जरूरी है। श्रीलंका ने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीजा जारी करने का भी फैसला किया। तो इस तरीके से क्वेश्चन है ये। अर्जुन रणतुंगा को श्रीलंका के खेल परिषद में चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया, क्योंकि इनका जो क्रिकेट बोर्ड था उसको निलंबित कर दिया गया था वर्ल्ड कप के दौरान ही। तो ये सब क्वेश्चन बनते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया गया? ये क्वेश्चन 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है। कहां हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया? तो पहली बार किसी महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है। तो ये रायबरेली का स्टेडियम है, जिसको अब रानीस गर्ल्स हॉकी ट्रम्प के नाम से जाना जाएगा। ये भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी टीम की खिलाड़ी हैं रानी रामपाल जी, इनका नाम ध्यान रखना है। और क्वेश्चन भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार इस तरीके से ये एक महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है। किसके द्वारा कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया गया था? तो भारत सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया था, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। काफी अच्छा ऐप है ये कॉल बिफोर यू डिग, यानी कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी सड़क पर किसी भी प्रकार से कोई गड्ढा वगैरह खोदना चाहता है तो उससे पहले इस ऐप पर जाए और एक इंफॉर्मेशन प्राप्त करे। जिस जगह पर वो गड्ढा खोद रहा है कहीं उस पर किसी भी प्रकार की ऑप्टिकल फाइबर्स या कोई केबल अन्य वगैरह बिछी हुई तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे ही अनजाने में वो गड्ढा खोद देगा तो उन केबलों को नुकसान होता है। इससे बताया जाता है सरकारों को हजारों करोड़ का एक साल में नुकसान होता है। तो अगर वो इस पर इंफॉर्मेशन अपडेट कर लेगा, पूछ लेगा, तो उसी हिसाब से वो वहां पर गड्ढा करेगा, जिससे कि हजारों करोड़ का नुकसान भारत सरकार को बचेगा, मतलब नहीं होगा। सरकार ने कहां स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लातूर में स्थापित किया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन बनता है कि स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अब तक की सबसे बड़ी प्रतिमा है, जो कि विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई। एक स्टैच्यू ऑफ इनइक्वालिटी है, भारत के बाहर अमेरिका के मैरीलैंड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाई गई। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। इनमें से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कोई ना कोई, तो ये आप ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। यूनेस्को जैसा कि आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना वर्ष भी पता होगी आपको, 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसके लंदन के पेरिस में है। ये सब जानकारी पता होनी चाहिए। तो इसकी रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है, तो यूनेस्को की रिपोर्ट बताती है 26% आबादी ऐसी है जिसके पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है। तो पानी के अंदर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण जो किया गया है वो आपके उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। उत्तर कोरिया के द्वारा ये परीक्षण किया गया। उत्तर कोरिया आपको मालूम होना चाहिए, तानाशाह की सरकार है किम जोंग उन की। यहां पर इसकी राजधानी कभी कभी पूछ ली जाती है, प्योंगयांग इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड से सम्मानित किया है। तो 2023 में जो हॉकी का पुरुषों का वर्ल्ड कप हुआ वो भारत में हुआ था, और उसी आयोजन के लिए भारत के हॉकी महासंघ को एशियाई हॉकी महासंघ के द्वारा बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड प्रेजेंटेड टू हॉकी इंडिया, प्रेजेंटेड बाय एशियन हॉकी फेडरेशन। एशियन हॉकी महासंघ के द्वारा भारत के हॉकी संघ को ये अवार्ड प्रदान किया गया बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। किस लिए? क्योंकि 2023 का जो मेंस का वर्ल्ड कप हुआ हॉकी का वो उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में हुआ, और इसी आयोजन के लिए इनको बेस्ट जो प्रदान किया गया है हॉकी महासंघ का बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहां पर बात कर ले कि ये जीता किसने था मेंस वर्ल्ड कप हॉकी का, तो ये जर्मनी ने जीता था। बेल्जियम इसमें उपविजेता रहा था, भारत 9वें नंबर पर रहा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से ये इमेज है भारत की हॉकी संघ की। तो ये थे 50 क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कीजिएगा। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको राइट आंसर बताना, और साथ में बताना है 50 क्वेश्चन में से कितने आंसर आपको आ रहे थे, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, इसका आंसर कीजिएगा, मतलब ये बताइएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।